हाँ जी। तो कहाँ तक पहुंचा था टॉपिक बेटा? किसकी विशेषता? ये अपना हो गया था क्या प्रकृति में उद्देश्य मूलक? तो आइए बेटा आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। बेटा जब व्यवसाय करेंगे तो समस्या तो आएगी। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कि व्यवसाय कर लिया और समस्या नहीं आई। अब समस्या दो प्रकार से आ रही है बेटा। एक तो आ रही है आंतरिक समस्याएं और एक आ रही है बाहरी समस्या। आंतरिक समस्याएं काफी हद तक हमारे कंट्रोल में होती है बेटा, लेकिन बाहरी समस्याएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना भाई। देश में युद्ध हो गया तो अपने हाथ में है क्या? क्या पड़ जाके रोक देंगे? जाए खड़े हो भाई, रोको रोको, बंद करो, क्या लगा रखा है? बोल सकते हो क्या भाई? अपनी फैक्ट्री में मजदूर नहीं आए तो उसका जुगाड़ अपन कहीं ना कैसे कर सकते हैं। वो अपनी आंतरिक समस्या है। मशीन खराब हो जाएगी, ठीक करा लेंगे, लेकिन देश में मुद्रास्फीति हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, जंगल में गए और शेर आ गया तो बोले क्या करोगे? बोले जो करेगा वही करेगा, हम क्या करेंगे? आ जाओ आ जाओ। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारे आंतरिक मुद्दे जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित है। सबसे पहली समस्या हमारे सामने होती है बेटा मांग का विश्लेषण करना और फिर उसका पूर्वानुमान लगाना। अगर हम व्यवसाय चलाते हैं तो बेटा पूर्वानुमान तो लगाना ही पड़ेगा आपको कि साहब दिवाली आने वाली है तो दिवाली में कितनी मांग होगी और जितनी मांग होगी उसके अनुरूप अपन को स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर आपने पूर्वानुमान लगाया और वो सटीक निकला तो बेटा लाभ होगा कि हानि? और अगर सटीक नहीं हुआ तो बेटा पहली समस्या तो यही होगी बेटा आपके सामने। बेटा वो वैसे हानि नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हानि है, क्योंकि ज्यादा दुख तभी होता है बेटा। समोसे बनाने वाले ने 100 समोसे बनाए, 90 बिके तो उसको दुख होगा, लेकिन 100 खत्म होने के बाद 20 लोग और आ गए, समोसा है क्या? तो दुख क्या होगा? ज्यादा। कि कस्टमर आके जा रहे हैं और अपने पास सामान नहीं है तो तकलीफ क्या होती है बेटा? ज्यादा। तो मांग का विश्लेषण भी करना है और मांग का पूर्वानुमान। देखिए मांग का विश्लेषण तो करना ही पड़ता है। हमें पता होता है कि किस समय पे मांग ज्यादा होगी और किस समय में मांग कम। अभी त्यौहार आने वाले हैं तो बेटा अभी मांग घटेगी कि बढ़ेगी? इस महीने तीज भी आएगी तो घेवर बिकेंगे ही। वेरी गुड बेटा, लिया ना फिर हमारे लिए भी। हाँ बेटा, हाँ फिर घेवर बिकने के बाद राखी आ जाएगी। बढ़िया है बेटा। हाँ कमाने दो यार, इंडिया में लोगों को यही परेशानी है।
अरे खुश हो कि कोई कमा रहा है, किसी भाई का तो भला हो रहा है। लाइफ में जिस दिन अपनी सोच वैसे बना लोगे ना, उस दिन बहुत खुश हो गए आप। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हो ना, तो आप जिंदगी भर कभी दुखी नहीं होगे आप। इसलिए जिंदगी में क्या हो बेटा, खूब कमाओ बेटा। अगर हर साल आप 1 करोड़ का बेचो तो आपकी बार 5 करोड़ का बेचो। और बोलो, अरे किसी की खुशी में खुश होना सीखो भाई। तो मांग का विश्लेषण करो, मांग का विश्लेषण। जैसे कि हर आदमी जानता है कि उसके व्यवसाय में मांग कब बढ़ने वाली है। जैसे सोना बेचने वाले जानते हैं कि धनतेरस आने वाली है और मांग बढ़ने वाली है। भाई और किसी तीज त्योहार पे सोना बिके या ना बिके, एक धनतेरस और एक शादियों का सीजन, धनतेरस पे सोना बिकेगा ही बिकेगा। नवरात्रा स्थापना आने वाली है, गाड़ी वाला जानता है गाड़ी बिकेगी ही बिकेगी, एडवांस बुकिंग हो जाएगी सब। और फिर न्यूज़ पेपर में अगले दिन न्यूज़ आएगी, एक ही दिन में इतने 1000 गाड़ियाँ बिकी, इतनी कारें बिक गई, इतनी मोटरसाइकिलें बिक गई। तो हर व्यवसाय को मांग का विश्लेषण करना होता है और क्या लगाना होता है बेटा। तो ये तो अपनी पहली समस्या हो गई बेटा। दूसरी समस्या है हमारी उत्पादन और लागत। थोड़ा यहाँ पर तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत सिंपल है। उत्पादन होना चाहिए और लागत होनी चाहिए, बस यही टारगेट है बेटा। उत्पादन क्या हो बेटा और लागत क्या हो, बस यही टारगेट बेटा अपना। यही हमारा उद्देश्य है बेटा कि उत्पादन तो हो ज़्यादा से ज़्यादा और लागत लगे कम से। लेबर मिल जाए सस्ती, कच्चा माल मिल जाए सस्ता, फ्री में मिल जाए तो और ही बढ़िया। मशीनों की लागत क्या है, कम। डीजल पेट्रोल की रेट क्या हो जाए और उत्पादन क्या हो बेटा, बहुत बढ़िया। स्टॉक का प्रबंधन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें 3 चीज़ें आती है। आपके पास पर्याप्त मात्रा में निर्मित माल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और वर्क इन प्रोग्रेस, निर्माणाधीन। कई बार ऐसा होता है ना, समोसे खरीदे जाते हैं हम, बन रहे, तो जो बने हुए थे वो बिक गए और दूसरे वाले अभी बन रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पर स्टॉक प्रबंधन सही नहीं है, क्योंकि वो जो बने हुए थे उसके खत्म होने से पहले वो जो बन रहे हैं वो तैयार हो जाने चाहिए। कई बार गोलगप्पे खाने जाते हैं शाम को, बोले साहब आलू खत्म हो गए, यानी उसके पास पर्याप्त कच्चा माल ही नहीं है। उसके पास पर्याप्त कच्चा माल होना चाहिए। कई बार गोलगप्पे खाने जाते हैं, बोले मसाला तो है लेकिन जो गोलगप्पे होते हैं बोले वो खत्म हो गए। तो पर्याप्त आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, आइए, ताकि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये चलता रहे। और वर्क इन प्रोग्रेस तब तक निर्मित माल में बदल जाना चाहिए जब तक ये माल खत्म हो उससे पहले। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए बेटा, पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में और निर्मित खत्म होने से पहले। जो ये वाला है ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए इसमें, और ये वाला कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रबंधन, याद रहेगा क्या बेटा। इसके बाद बाजार की संरचना, क्योंकि बाजार की संरचना के आधार पे तो मूल्य तय करोगे भैया। कैसा बाजार, जैसा बाजार वैसा मूल्य। जैसा बाजार। अब हम जानते हैं कि किसी एक दिन विशेष पर हमारे उत्पाद की मांग होगी ही होगी और लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे दिवाली के टाइम पे गन्ने पूजा के लिए खरीदते हैं हम, और बेचने वाला अपनी मर्जी से बेचता है। 100 रुपये का जोड़ा, 150 रुपये का जोड़ा। अबे 10 रुपये का गन्ने का जूस मिलता है, एक गन्ने से जूस निकालता है वो, एक गन्ने से 2-3 गिलास से तो निकलते हैं। और एक गिलास कितने का बेचता है, 10 रुपये का।
तो अगर 3 भी निकलते तो 30 रुपये तो हुआ, लेकिन वो कितने का बेचता है? 150 रुपये का, 200 रुपये का, और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि जानते हैं कि चाहिए ही। हाँ बेटा, हाँ, लेकिन बेटा वो जानता है ना गन्ना तो बिकेगा। आज तो पूजा लोग करेंगे ही करेंगे। 5 फल होते हैं, 5 फल पूजा में रखते हैं हम लोग। वो फल सारे मिला के मुश्किल से 1 रुपए के होंगे, 20 रुपए के बेचेगा। ये 5 फल कितने के? 20 रुपए के। अरे भैया 1 रुपए का भी नहीं है तो 2 बेर, बेर जुबेर नहीं, 2 बेर 2 बेर। और पता नहीं भगवान जाने कौन कौन से फल होते हैं, 5 फल होते हैं भगवान जाने। और हमने भी पूजा में रखने होते हैं, हमने कौन से खाने होते हैं। हमने खाने हो तो हम देखभाल के लाएं। जैसे कि मिठाई हमें खुद खानी होती है तो हम देखभाल के लाते हैं। बोले कौन सी मिठाई लेनी है? बोले काजू कतली, क्योंकि खुद नहीं खानी है। अगर सिर्फ भगवान को चढ़ानी हो ना, फिर तो जैसे खुद के पीने के लिए दूध और भगवान को चढ़ाने के लिए दूध, ऐसे पूरा जग भर के पानी का, ऊपर से इतना सा दूध चढ़ा। अब शर्म कर, भगवान देख रहा है ऊपर से। अरे ये इतनी मिलावट, मतलब अरे दूध में पानी चलेगा तो पानी में दूध मिला रहे हो, तो बाजार की संरचना मूल्य तय करेगी बेटा। इसके बाद संसाधनों का आवंटन भी करना पड़ेगा बेटा। संसाधनों के आवंटन में कौन से व्यक्ति को किस कार्य पे लगाया जाए, ये निर्णय आपको लेना है बेटा। यानी कि अनुकूलतम उपयोग करना है संसाधनों का। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी काम में लगाइए बेटा। जैसे मनमोहन सिंह जी को पीएम बना दिया गया, ये गलत आवंटन हो गया बेटा, क्योंकि वो अच्छे वित्त मंत्री हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एबिलिटी है इकोनॉमिक्स है ना वो, तो अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चला भी सकते हैं, और वो उन्होंने सिद्ध भी किया था 1991 में, जब पूरी अर्थव्यवस्था डूब रही थी ना आपकी, तो उसको बचाने वाला एक ही आदमी था और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन उनको आपने क्या बना दिया? अरे उनको राजनीति नहीं आती भाई, वो सिर्फ ये जानते हैं अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, वो चला सकते हैं, लेकिन वो बेटा राजनीति नहीं जानते बेटा। वो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना दिया गया। उन्होंने कहा भैया मैंने मेरे लैब से बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कभी, मैंने पूरी जिंदगी लैब में बिताई है, ना फैमिली, ना बीवी, ना बच्चे, ना कुछ, ओनली लैब। तब उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आपको ऐसी ऐसी मिसाइलें बना के दी हैं कि पड़ोसी टेंशन में है। जमीन से जमीन पे मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पे मार करने वाली, सब है हमारे पास। बोला कैसे मार करना है? सामने वाला जानता है कि भैया ये स्ट्रांग है, कमजोर। अब ऐसा भी क्या बना दिया आपने उनको रेस्पेक्ट दी, समझ में आती है, लेकिन वो उनका फील्ड नहीं है। आप उससे वो काम करवाइए जिस काम में क्या है बेटा वो एक्सपर्ट। प्रभु देवा को बोले तू गाना गा, आज से तू सिंगर है, हो गया सत्यानाश, है ना बेटा। और सिंगर को बोले तू डांस कर, तो उसका भी सत्यानाश। तो बेटा साधना आवंटन यही चीज है कि आदमियों से वही काम करवाया जाए जिस काम में क्या बेटा वो, जैसे आप लोगों में भी एबिलिटीज है, आप पे क्षमताएं हैं, पता है क्या आपको? आपको पता नहीं है लेकिन आप पे क्षमताएं हैं। कई लोगों को पता ही नहीं था कि उसमें क्या एबिलिटी है ना बेटा, छुपी हुई प्रतिभा। फिर किस दिन अचानक से बाहर आ जाती है वो। किसको डांस नहीं आता? डांस जाते ही शादी में चालू हो जाता है। अच्छा ये तो खतरनाक डांसर है। इसके बाद हमें अगला निर्णय लेना है पूंजी और निवेश का।
तो लाभों को अधिकतम करना है तो बेटा निवेश का निर्णय सोच समझ के लेना पड़ेगा बेटा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, उसी क्षेत्र में जहां पर लाभ की संभावना हो। तो बेटा आपको अगर लाभ बढ़ाना है तो ये निर्णय आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। इसके बाद हमारी अगली समस्या है लाभ की समीक्षा। बेटा उत्पादन कर ही क्यों रहे हैं बेटा हम लोग? तो लाभ तो मेन चीज है बेटा। हमने व्यवसाय किया ही क्यों है बेटा? हमारा व्यवसाय का उद्देश्य क्या है बेटा? लाभ, लाभ और सिर्फ लाभ। लेकिन लाभ के लिए झेलनी पड़ेगी जोखिम। और उत्पादन चैप्टर में मैंने इन दो सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। तो जोखिम सिद्धांत किसने दिया था? किस अर्थशास्त्री ने लाभ का जोखिम सिद्धांत दिया था? कौन थे वो? याद आया? प्रोफेसर हॉले। और एक अर्थशास्त्री था अनिश्चितता का सिद्धांत। प्रोफेसर नाइट। तो नाइट ने किसका सिद्धांत दिया था? और हॉले ने कौन सिद्धांत दिया था? बेटा व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है बेटा। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें जोखिम ना हो। व्यवसाय है तो जोखिम है। कहीं पे जोखिम ज्यादा, कहीं पे जोखिम कम, लेकिन जोखिम। तो बेटा ये हमारी आंतरिक समस्या है बेटा, जिनसे निपटना है हमें खुद। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। ये आपके नियंत्रण से बाहर है। जैसे आर्थिक प्रणाली का प्रकार, प्रभावी प्रकार। तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है बेटा। अब आप किस अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं ये आपके व्यवसाय को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप यहां काम कर रहे हैं तो व्यवसाय के लिए सुविधाएं ही सुविधाएं। यहां काम कर रहे हैं तो नो सुविधाएं, क्योंकि निजी क्षेत्र होता ही नहीं यहाँ पे। यहां पर होता भी है और क्योंकि मिश्रित है बेटा, 50-50। सरकार का नियंत्रण होता है लेकिन निजी क्षेत्र को सुविधाएं भी दी जाती है। उसके बाद व्यवसायिक चक्र का कौन सा चरण चल रहा है? तेजी चल रही है या मंदी? भाई तेजी चल रही है तो व्यवसाय शुरू करने का सही समय है। मंदी चल रही है तो व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। मंदी के समय में नया व्यवसाय शुरू करना मतलब खेल खत्म, और तेजी के समय व्यवसाय शुरू करना मतलब प्रॉफिट है। क्योंकि तेजी में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, व्यय बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, उत्पादन और ज्यादा, रोजगार और ज्यादा, आय और तो सब कुछ बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय, रोजगार, मूल्य, बचत, ये सब घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? तो आय, रोजगार, मूल्य, बचत, निवेश, ये सब अगर बढ़ रहे हैं तो फायदा, और घट रहे हैं तो। इसके बाद हमारे देश की औद्योगिक नीति क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देने वाली या उद्योगों को घटाने वाली? हमारी प्रतिस्पर्धा नीति कैसी है? ये जितनी नीतियां देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये सारी नीतियां मैं आपको पढ़ाऊंगा बीसीके में, आपकी सेकंड बुक। तो ये सारी नीतियां पढ़ने के लिए तैयार रहिए बेटा, और उनका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद वित्त क्षेत्र प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फाइनेंस सेक्टर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके बाद हमारे सामाजिक आर्थिक संगठन श्रम संघ है या नहीं है? उपभोक्ता संघ है कि नहीं है? क्योंकि जहां श्रम संघ होते हैं ना, वहां श्रमिकों का शोषण नहीं कर सकते आप। यूनियन, लेबर यूनियन,
आपने एक श्रमिक को कुछ कह दिया तो हमारी मांगे इंकलाब, बताओ। तो वहां पे आप शोषण करके दिखाओ। वहां पे मजदूर शोषण करता है, किसका? मालिक का। सब आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, कोई बात, चलो 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 चलो, हमारी मांगे साहब हड़ताल, तनख्वाह बढ़वा लेते हैं बड़ी। तो जहां पे श्रम संघ है वहां पर फायदा, जहां श्रम संघ नहीं है वहां पे नुकसान। जहां पर उपभोक्ता संघ है वहां पर उपभोक्ता का शोषण नहीं कर सकते बेटा, जहां उपभोक्ता के संघ नहीं होते। एक आदमी ने, मैंने पहले शायद बताया था आपको, एक आदमी बाटा के शोरूम पे गया था, जूता खरीदा 999 का, उससे 1000 रुपये ले लिए, होता ही है नॉर्मली। उससे कहा साहब 1000 रुपये की रसीद दे दो, उसने 1000 की रसीद काट दी। वो सीधा जूते और रसीद लेके उपभोक्ता मन चला गया बेटा, लूट लिया मेरे को, 1 रुपया ज्यादा ले लिया, 1 रुपया। उपभोक्ता मंच में केस चला और 30 दिन बाद फैसला आया। फैसला यह आया कि दुकानदार को ये 1000 रुपये लौटाने होंगे, जूते फ्री में देने होंगे, साथ में 5000 का जुर्माना और देना होगा। उपभोक्ता खुश। अब वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो 999 का 1000 ले ले, चक्कर लगा रहा है, कोई तो ले ले पर कोई ले नहीं रहा उससे। ये हम सब कर सकते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार हैं जो अधिकार हमें पता नहीं है। जैसे कि विज्ञापन में भी विज्ञापन जो होते हैं ना, विज्ञापन में भी अगर आपको ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो भ्रमित करने वाले हैं तो भी आप केस ठोक सकते हो कंपनी पे। क्या? रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल का ऐड आता था, रेड बुल गिव यू विंग्स, पंख देता है आपको। अमेरिका ने में एक आदमी ने केस ठोक दिया, वो सीधा कोर्ट में गया और रेड बुल लेके गया, उसने ढक्कन खोला, बोले साहब ये देखो, एक ये दो, देखो न्याय साहब मेरे तो पंख ही नहीं आए। सबकी कंपनी क्लेम करती है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, कंपनी पे करोड़ों रुपए का मुआवजा देना पड़ा उस आदमी को। अब उससे विंग्स की स्पेलिंग ही चेंज कर दी। अब जब ऐड है देखना, विंग्स की स्पेलिंग WINGS नहीं है, WIINGS, विंग्स। अब विंग्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। अब केस नहीं कर सकते आप। तो आप भी ऐसी कंपनी पे सीधा केस कर सकते हो बेटा, और आपको मुआवजा भी मिलेगा अच्छा खासा। हाँ, आप अमेरिका में नहीं है, करोड़ों का तो नहीं, लेकिन 5000 का भी फोकट मिला तो क्या बुरा है। 1 रुपए के बदले कितने का फायदा हो गया? 5000 का, और जूता आ गया फ्री में। तो अगली बार कोई आपसे 999 के सामान के 1000 रुपये मांगे ना, मना मत करना बेटा, उससे बिल बनवा लेना, थैंक यू बोलना उसको। हाँ हाँ, यही काम है हमारा। एक दिन कंज्यूमर कोर्ट लगेगा, भाई भाई बस करता है, तो काम यही है। एक बार मुआवजा कहते रहते रोज ही आ जाता है, रोज बच जाना बेटा, कहीं वो आपके ऊपर केस ठोक दे। सामाजिक राजनीतिक वातावरण, अब बेटा ये भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। एक देश का सामाजिक वातावरण वहां के व्यवसाय को प्रभावित करता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब मैकडोनल्ड्स आया तो अपने बाकी देशों में
वो सभी प्रकार का नॉनवेज बेचते हैं। आप अमेरिका जाएंगे तो मैकडोनल्ड्स में साफ साफ लिखा होता है, वी यूज पोर्क इन सॉसेस। वो जो सॉसेस बनाते हैं उसमें पोर्क यूज करते हैं। पोर्क होता है सुअर का मीट, वो यूज करते हैं और वहां लिखा होता है बड़ा बड़ा। इंडिया में नहीं करते वैसे, क्योंकि इंडिया में ना तो आप बीफ बेच सकते हो, गाय का मांस, ना पोर्क। तो इंडिया में जब वो आते हैं तो नॉन वेज में उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो था चिकन, चिकन बर्गर या चिकन से रिलेटेड और कुछ। लेकिन वो बाकी सब नहीं बेच सकते बेटा। तो मुद्दा ये है कि राजनीतिक सामाजिक वातावरण, अब यहाँ का सामाजिक वातावरण ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं बेटा अपन, व्यवसाय को प्रभावित करेगा करेगा। रही बात राजनीतिक की, तो 1991 से पहले हमारी सरकार ने विदेशी कंपनियों के भारत आने पर रोक लगा रखी थी। एमएनसीज नहीं आ सकते थे इंडिया में, और 91 के बाद ये आना शुरू हुई। तो राजनीतिक वातावरण भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। पहले जो देश की घरेलू कंपनियां थी उनको कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि उनके कंपटीशन में कोई था ही नहीं। लेकिन आज उनका कंपटीशन विदेशी कंपनियों से है। तो व्यवसाय को राजनीतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। और यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए बेटा। 100 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्या बेटा? अरे मेरा गला ही खराब है बेटा, माइक क्या करेगा इसमें? सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो मोनू क्यों नहीं सुन पा रहा भाई? हाँ भाई, ये भी हो सकता है। चलो बढ़िया बेटा, तो बढ़ते हैं हम आगे। बेटा इसमें 5 प्रेस करना, 5 5 5